हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एड्यू पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल आर बी एड्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए फिजिक्स एवं मैथ से संबंधित हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 12th फिजिक्स में हमने इसके पहले सेलों के कम्बिनेशन को देखा था, जिसमें सीरीज कम्बिनेशन में हमने सेल से कब विद्युत धारा अधिकतम मिलेगी, कब सेलों को सीरीज में जोड़ने पर लाभ होगा, कब हानि होगा, आदि आदि तथ्यों को देखा था। आज हम सेलों के एक अन्य क्रम संयोजन को देखेंगे जिसको कहते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। तो पैरेलल कम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में सेलों की हर पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं एक बिंदु पर और नेगेटिव टर्मिनल को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और दोनों बिंदुओं के बीच एक बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इस तरह से n सेल लगे हुए हैं जिनके पॉजिटिव टर्मिनल को इस पॉइंट ए पर, हर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए पर जोड़ रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल को पॉइंट बी पर जोड़ रहे हैं और इस पॉइंट ए और बी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगा रहे हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई इस तरह से है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पैरेलल कम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं वो भी समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं और प्रतिरोध में जो विभवांतर होता है वो कांस्टेंट होता है और सेम होता है। तो हर विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको आप विभवांतर कह सकते हैं, सेम रहेगा। इस सेल के लिए विद्युत वाहक बल ई, इस सेल के लिए विद्युत वाहक बल भी ई। तो पूरे कम्बिनेशन में विद्युत वाहक बल जो होता है वो कांस्टेंट होता है या विभवांतर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और प्रतिरोध यदि एक का मान आर हो तो n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो r/n हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं कि चूंकि दिए गए परिपथ में n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा है। तो ये समांतर क्रम संयोजन के विषय में सूचना हो गई। अब समतुल्य विद्युत वाहक बल निकालना चाहें तो पैरेलल में अगर यहाँ पर विभवांतर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, तो समतुल्य विभवांतर भी हो जाता है, तो उसी तरह से समतुल्य विद्युत वाहक बल भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि परिपथ में n सेलों का समतुल्य, जिसको आप संपूर्ण भी कह सकते हैं, संपूर्ण विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और इसी तरह से सभी सेलों का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो आप जानते हैं कि यदि एक प्रतिरोध r होता है और n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध r/n हो जाता है। क्या हो जाएगा, r/n। अब क्या करेंगे, पूरे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, अब इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध r/n हो गया और इन सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r/n और प्लस कैपिटल R। तो क्या हो जाएगा, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध r/n आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। और इसको हम जोड़ें अगर तो क्या हो जाता है, R प्लस nr/n। ये हो गया हमारा संपूर्ण प्रतिरोध। तो यहाँ से संपूर्ण प्रतिरोध हो गया और यहाँ परिपथ में संपूर्ण विद्युत वाहक बल हो गया। तो धारा का मान क्या होता है, संपूर्ण विद्युत वाहक बल बटा संपूर्ण प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, इस प्रकार यदि परिपथ में मूल धारा का मतलब इस सभी सेलों से मिल करके जो धारा बह रही हो, अगर I हो, ये धारा I हो, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं, I इक्वल टू संपूर्ण विद्युत वाहक बल बटा संपूर्ण प्रतिरोध।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, संपूर्ण धारा को I मान रहे हैं और संपूर्ण विद्युत वाहक बल E ही होगा यहाँ से, और संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ से R प्लस स्मॉल n R बाई n, और इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एन ई बटा R प्लस n कैपिटल, ये हो गया हमारा। अब हम वाय प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध के सापेक्ष देखेंगे कि वाय प्रतिरोध अगर आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत बड़ा हो तब धारा का मान क्या होगा, और वाय प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत छोटा हो तब धारा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यदि कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, इम्प्लाई दैट अगर ये कैपिटल R वाय प्रतिरोध स्मॉल r की अपेक्षा बहुत बड़ा है तो इसमें n से गुणा करने के बाद ये जो n इंटू कैपिटल R होगा वो और बड़ा होगा, किससे, स्मॉल r से। ऐसी स्थिति में आप स्मॉल r को क्या लिख सकते हैं, नगण्य लिख सकते हैं। तो स्मॉल r n इंटू कैपिटल R के सापेक्ष क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और नगण्य हो गया तो ऐसी स्थिति में आता है तब धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से स्मॉल r को हमने नगण्य कर लिया तो क्या हो जाएगा, एन ई बटा n इंटू कैपिटल R, एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, I इक्वल टू ई अपान R, ये हो गया। अब अगर परिपथ में एक ही सेल लगा हो, n सेल ना लगा हो, एक ही सेल लगा हो और उसका विद्युत वाहक बल E हो और आंतरिक प्रतिरोध R हो, क्या हो जाएगा, यदि परिपथ में इसी प्रकार का एक ही सेल हो तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एक ही सेल है तो विद्युत वाहक बल उसका E रहेगा और प्रतिरोध पूरे परिपथ क्या क्या हो जाएगा, एक सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध R है और उसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जुड़ा हुआ है तो संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और आप जानते हैं कि जो स्मॉल r है कैपिटल R की तुलना में बहुत छोटा है, या कह ले कैपिटल R स्मॉल r की तुलना में बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r को हम नगण्य मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सिंस कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r इम्प्लाई दैट R क्या है, नगण्य है। और अगर R नगण्य है तो ऐसी स्थिति में I इक्वल टू क्या हो जाता है, E बटा कैपिटल R। यहाँ पर देखिए जब n सेल लगा हुआ था तो I का मान E बटा R था और एक सेल लग गया तो भी I का मान E बटा R है। तो एक सेल लगा है तो इसको हम I डैश कह लेते हैं, तो I डैश और ये I डैश है। तो क्या हो जाता है, दोनों ही स्थितियों में जितना I है उतना ही क्या है, I डैश है। यानी अगर वह प्रतिरोध कैपिटल R आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से बहुत बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में n सेल लगाते हैं तब भी धारा का मान E बाई R होता है और एक सेल लगाते हैं तब भी धारा का मान E बाई R होता है। ऐसी स्थिति में धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि हम सेल जब लगाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा सेल लगाए हैं तो धारा ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो जब धारा ज़्यादा नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन लाभप्रद नहीं होगा, इस प्रकार का संयोजन लाभप्रद नहीं होगा। अतः दोनों ही स्थितियों में जब n सेल लगा हो तब और जब एक सेल लगा हो तब, दोनों ही स्थितियों में कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r के लिए धारा एक समान है। अतः समांतर क्रम संयोजन लाभप्रद नहीं होगा, लाभप्रद नहीं होगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये वाय प्रतिरोध कैपिटल R स्मॉल r की अपेक्षा बहुत छोटा हो, यानी यदि कैपिटल R स्मॉल r की अपेक्षा बहुत छोटा हो और इतना छोटा हो कि n r भी स्मॉल r की अपेक्षा छोटा ही रहे, तो ऐसी स्थिति में n r क्या हो जाएगा, स्मॉल r के सापेक्ष नगण्य होगा। अगर नगण्य होगा तब धारा का मान क्या होगा, अब इस स्थिति में ये नगण्य है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I अपान एन ई बटा स्मॉल r, क्योंकि
स्मॉल एन इंटू कैपिटल आर क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो क्या हो जाएगा, अतः धारा आई, अतः धारा आई इज इक्वल टू एन ई बटा स्मॉल आर। स्मॉल एन इंटू कैपिटल आर नगण्य है, ये हो गया। अब आगे यदि एक सेल अगर परिपथ में लगा हो, यदि परिपथ में एक सेल लगा हो तो क्या लिखेंगे कि यदि परिपथ में एक सेल लगा हो, जब एक सेल लगा है तब धारा आई डैश मान लेते हैं इक्वल टू, एक सेल लगा है तो विद्युत वाहक बल केवल ई होगा तो ई लिख देंगे, और प्रतिरोध का मान स्मॉल आर प्लस, अब एक ही स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्योंकि एक ही सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध केवल स्मॉल आर होगा और बाहर का प्रतिरोध कैपिटल आर होगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर। फिर आप लिखें यदि कैपिटल आर का मान स्मॉल आर की अपेक्षा बहुत छोटा है, यानी आर भी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, सिंस क्या लिखेंगे, आर स्मॉल आर के सापेक्ष नगण्य है, अतः अब धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बटा स्मॉल आर। ये कैपिटल आर समाप्त हो गया। तब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर धारा देखिए और यहाँ पर धारा देखिए। एक से लगने से धारा का मान आई ई बाई आर है और एन से लगने से धारा का मान आई एन ई बटा आर है। तो यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत छोटा हो तो धारा का मान एन गुना हो जाती है। क्या लिखेंगे कि कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर के लिए एन सेल के समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान एक सेल की अपेक्षा n गुना हो जाता है। अगर धारा का मान n गुना हो गया तो ऐसी स्थिति में समांतर क्रम संयोजन क्या है, लाभप्रद है। तो क्या लिखेंगे, अतः r इज वेरी 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 लेस देन स्मॉल r के लिए समांतर क्रम संयोजन लाभप्रद होगा। तो क्या हमने देखा कि अगर सेलों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है और R जो बाह्य प्रतिरोध है वो बहुत बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा, तो ऐसी स्थिति में इनको समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि R बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत छोटा है तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, लाभप्रद होगा। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि यदि बाह्य प्रतिरोध R बहुत बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा तो वहाँ पर सीरीज क्रम संयोजन लाभप्रद था। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में यदि R स्मॉल r की अपेक्षा बहुत बड़ा है तो ये लाभप्रद नहीं होगा। उसके उल्टे सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि कैपिटल R स्मॉल r की तुलना में बहुत छोटा है तो वहाँ पर लाभप्रद नहीं था, और यहाँ पर यदि स्मॉल r कैपिटल R की तुलना में बहुत छोटा है तो ये समांतर क्रम संयोजन लाभप्रद है। तो 4 निष्कर्ष निकल के आता है हमारे सामने। तो क्या 4 निष्कर्ष होता है कि पहला आज का ही देख लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r के लिए लाभप्रद नहीं होगा। और दूसरा हमने देखा कि समांतर क्रम संयोजन R इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r के लिए लाभप्रद होगा। तीसरा हमने देखा कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r के लिए श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद होगा। और चौथा हमने देखा कि R इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r के लिए श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद नहीं होगा। यहाँ पर I का मान जो होगा I इक्वल टू ई बटा कैपिटल R, और यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा एन ई बटा स्मॉल r, और यहाँ पर I इक्वल टू हो जाता है एन ई बटा
कैपिटल आर और यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाता है ई बटा स्मॉल आर। तो ये हमारा 4 निष्कर्ष निकला, जिसमें हमने देखा कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन कैसे करते हैं, और जब आर बहुत बड़ा होता है स्मॉल आर की तुलना में, तो धारा का मान कैसे सेम रह जाता है और समांतर क्रम संयोजन लाभप्रद नहीं होता है, और जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की तुलना में बहुत छोटा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे समांतर क्रम संयोजन लाभप्रद होता है। इसके विपरीत हमने श्रेणी क्रम संयोजन में देखा कि जब बाह्य प्रतिरोध आर का मान आंतरिक प्रतिरोध आर की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद होता है, और कैसे जब बाह्य प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद नहीं होता है, और किस स्थिति में धारा का मान कितना होता है इसको भी हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन से होगा, तो आप हमारे साथ लगे रहिए, अपने फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।